गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास दोस्तों। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन लेने के बाद अब बारी है दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल जर्नी को स्टार्ट करने की, यानी पहला न्यूमेरिकल, पहला प्रैक्टिकल चैप्टर लीवरेज एनालिसिस। चैप्टर की इंपॉर्टेंस पहले दर्शा देता हूं दोस्तों। एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है और हर पेपर के अंदर 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन दे के जाता है। इट हैज बीन एन एक्सपीरियंस कि पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के अंदर ये 10 नंबर का क्वेश्चन स्ट्रेट अवे देके जा रहा था, फुल 10 मार्क्स, राइट। और बहुत आसान से चैप्टर है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब शुरू होगा कब खत्म होगा। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? लीवरेज एनालिसिस। तो इट हैज सम एनालिसिस पार्ट, एनालिसिस की ही असली वैल्यू है दोस्तों, वही काम हम करने जा रहे हैं यहां पे। तो पहले कुछ लिख लेते हैं किस बारे में है ये चैप्टर, फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे दोस्तों, सो लिखिएगा दोस्तों, लीवरेज refers to the interrelationship between two interrelated financial variables. Interrelated financial variables. Financial variables could be sales, contribution, EBIT, EBT, EAT, EPS, etc. एक लाइन छोड़ के लिखें, लीवरेज is equal to percentage change in dependent variable upon percentage change in independent variable. और इसको बेटा एक बॉक्स में डाल दीजिए। ये लिखने के बाद नीचे लिखे, इन अदर वर्ड्स लीवरेज represents the percentage change in dependent variable as a result of 1% change in independent variable. As a result of 1% change in independent variable. लिख लिया दोस्तों। ये लिखने के बाद नीचे एक नोट डालें, इनकम स्टेटमेंट, income statement, sales less variable cost
contribution less fixed cost. Operating profit or EBIT less interest EBT, earnings before tax, less tax, earnings after tax, less preference, good one, less preference dividend, and this is your earnings available for equity shareholders. Number of equity shares outstanding, but I'm marking this as 1 and this as 2, so this gives me my earnings per share which is EPS, and that is 1 divided by 2. नोट कर लिया बेटा, यहां तक डन दोस्तों। चलिए पहले सिर्फ इतनी सी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे इस जर्नी को। आ जाइए मेरे साथ। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लुक एट दिस इनकम स्टेटमेंट फर्स्ट। ये आपकी जाने पहचानी इनकम स्टेटमेंट है दोस्तों। सब लोग मेरे साथ 2 मिनट के लिए देखें। सेल्स इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट बनाया आप सबने, मैं उसी स्टेटमेंट को एक वर्टिकल फॉर्मेट में बना रहा हूं, जरा देखिएगा दोस्तों। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये कहीं पढ़ा है आपने? कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में धूम मचाई इस कॉन्सेप्ट की आप लोगों ने। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूं तो ये आ गया मेरा प्रॉफिट। ऐसा ही बोलते थे। रुकिएगा दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट के 2-3 एग्जांपल दे दीजिए। रेंट हो गया दोस्तों, सैलरीज हो गई, दीज आर लाइक माय ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, मेरे बिजनेस की ऑपरेशंस की फिक्स्ड कॉस्ट है। कैन आई से दोस्तों सेल्स मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है, आप इसे कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो दिस इज माय ऑपरेटिंग रेवेन्यू। सेल्स में से आप माइनस कर रहे हैं वेरिएबल खर्चे, ये और ये, कैन आई से दोनों ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। दिस इज माय ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दूं तो दिस गिव्स मी माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो पहले यहीं पे रुकते हैं। ऑपरेटिंग का मतलब जो ऑपरेशंस में चलाता हूं उसमें, उन ऑपरेशंस में हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं, एंड दैट वुड बी ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। मेरे बिजनेस में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है वो 2 तरह की है, एक है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी है वेरिएबल। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं तो कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल प्रॉफिट, मेरा प्रोडक्ट जो मैं बेचता हूं उससे वेरिएबल प्रॉफिट कितना आता है। सो अगर एक प्रोडक्ट 10 रुपए का प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करता है, मैं 100 पीस बेचूंगा तो 100 × 10 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा, वेरिएबल प्रॉफिट।
और उस वेरिएबल प्रॉफिट में से यानी कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी, रेंट, सैलरी वाली ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, तो आ गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे हम अकाउंटिंग की भाषा में ईबीआईटी भी कहते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नाम ही है दोस्तों प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड देन टैक्स। तो अगली चीज क्या होनी चाहिए इसमें से माइनस होने वाली? इंटरेस्ट। तो लीजिए दोस्तों, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस किया तो बचा क्या? अर्निंग बिफोर टैक्स। ये आ गया दोस्तों मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स। अब नाम है अर्निंग बिफोर टैक्स, अगला नंबर क्या है इसमें? टैक्स। टैक्स माइनस किया दोस्तों तो आ गया अर्निंग्स। बस यही रुक जाइए, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दोस्तों इंटरेस्ट ऊपर माइनस हुआ, आप सबको याद है हमने कहा था इंटरेस्ट एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर जो प्रॉफिट्स आते हैं उस पे टैक्स लगता है। तो टैक्स डिडक्टेबल कैसे होता है समझ आता है सबको? अब ये बता दीजिए, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है बिजनेस के अंदर, इस साल जो कमाया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये किसको बिलोंग करता है? शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर्स भी दो तरह के होते हैं, एक प्रेफरेंस और एक इक्विटी। पहले किसको? तो प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस दी जाती है, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में पहले डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस वालों को, तो दे दिया दोस्तों प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड। तो अब जो बच गया वो सारा प्रॉफिट बिलोंग करता है इक्विटी वालों को। सो उसे हम कहते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, या अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। डज दैट मेक सेंस? मतलब क्या है, ये प्रॉफिट जो इस साल कमाया जो इक्विटी वालों को बिलोंग करता है। ठीक है बेटा एवरीवन, मान लीजिए दोस्तों हमने पैट कमाया 10 लाख रुपए, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया 2 लाख रुपए, तो व्हाट इज आवर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स? 8 लाख। सारे इक्विटी वालों के लिए टोटल हमने 8 लाख रुपए कमाए। मान लीजिए दोस्तों मेरी कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स, टोटल हमने 8 लाख कमाया और इक्विटी शेयर्स हैं हमारे 1 लाख। पर शेयर पे कितना कमाया? उसे कहते हैं दोस्तों अर्निंग्स पर शेयर, ₹8। ये स्टेटमेंट समझ आती है दोस्तों? अर्निंग्स पर शेयर, नाम में ही सब कुछ है बेटा। अर्निंग पर शेयर, हम लिखते पर शेयर है लेकिन इसका मतलब होता है अर्निंग पर इक्विटी शेयर। द रीजन बीइंग दोस्तों, प्रेफरेंस वालों की अर्निंग तो फिक्स्ड होती है, क्या उनकी अर्निंग भी वेरी करती है? उनका तो रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड है, अगर 12% डिविडेंड मिलना है तो 12 ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन इक्विटी वालों की अर्निंग्स वेरी करती है, ज्यादा कमाया तो ज्यादा उनके लिए बचेगा, कम कमाया तो कम बचेगा। इसीलिए वी आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट दिस पैरामीटर कॉल्ड अर्निंग्स पर शेयर, व्हिच इज नथिंग बट अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर। क्या ये इनकम स्टेटमेंट सबको समझ आती है दोस्तों? इस इनकम स्टेटमेंट में जितने आइटम्स आई, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट, टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी की अर्निंग्स, ईपीएस, ये सब फाइनेंशियल नंबर्स हैं दोस्तों। दे आर ऑल फाइनेंशियल नंबर्स। इन सब नंबर्स के बीच का रिलेशन स्टडी करना, दैट इज टर्म्ड एज लीवरेज। एक नंबर में अगर कुछ चेंज आता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे नंबर में कितना चेंज आएगा, इस जानने की कोशिश को करना, दैट इज कॉल्ड लीवरेज। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मेरा बिजनेस है और ये मेरे बिजनेस का ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है जो आपके सामने है, बिना फिगर्स के है, बट मान लीजिए मेरे बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट है। क्या एज अ बिजनेसमैन मैं ये भी जानना चाहूंगा दोस्तों कि अगर मेरी सेल्स 10% बढ़ जाए तो मेरे ईपीएस पे क्या असर पड़ेगा? वुड आई बी इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट? क्या ईपीएस भी 10% ही बढ़ेगा दोस्तों, या 10 से ज्यादा हो सकता है, 10 से कम हो सकता है? आइए वो सारी बातें देखनी है। क्या एज अ बिजनेसमैन मैं ये भी जानना चाह सकता हूं दोस्तों, अगर मेरा सेल्स 10% बढ़ता है तो मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा? इन सब फाइनेंशियल वेरिएबल्स के बीच के लिंकेज को रिलेट करना, दैट इज टर्म्ड एज लीवरेज। उसके थ्रू एनालिसिस करना, दैट्स टर्म्ड एज लीवरेज एनालिसिस। बात समझ आती है दोस्तों? तो अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, लीवरेज वर्ड का मतलब है दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप, दो इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स, दो आपस में रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप। जो चीज स्टडी करे दैट्स कॉल्ड लीवरेज। और बेटा हम ये लीवरेज पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दायरे में, इसीलिए जो हमारे वेरिएबल्स हैं दे आर फाइनेंशियल वेरिएबल्स, राइट? ये जो मैंने डेफिनेशन बोली ना दोस्तों, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स, ये पहले भी कभी पढ़ा है आप लोगों ने? कोरिलेशन पढ़ा था कभी? कोरिलेशन की डेफिनेशन भी ऐसे ही बोलते थे,
दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप। मैंने भी यही बोला, तो फर्क क्या है? फर्क है दोस्तों, फर्क किस बात का है? वहां किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप हो सकता था। आपको याद है दोस्तों, कोरिलेशन की डिग्री निकालते थे आप कि दो वेरिएबल्स किस हद तक रिलेटेड है। बारिश कितनी होती है तो उससे वीट की पैदावार कितनी बढ़ती है, ऐसा पढ़ा था कभी? यस और नो? सो ऐसा भी पढ़ा होगा दोस्तों, इंडिया में बारिश आई और सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी, इसके बीच में कोई कोरिलेशन, बट दे वर नॉट कोरिलेटेड दोस्तों। बट वहां पर कोरिलेशन किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में स्टडी किया जा सकता है। वो वेरिएबल फाइनेंशियल हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हम जो दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, पहली बात वो रिलेटेड वेरिएबल्स है और फाइनेंशियल वेरिएबल्स है। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? तो इस डेफिनेशन को जल्दी से पढ़े। लीवरेज रेफर्स टू इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू interrelated variables, financial variables. Financial variables could be sales, contribution, EBIT, EBT, EAT, EPS, etc. इस रिलेशनशिप को स्टडी करना, दैट्स टर्म्ड एज लीवरेज। ठीक है बेटा? अब बेटा लीवरेज का मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ये मास्टर फॉर्मूला है लीवरेज का। मास्टर फॉर्मूले का मतलब कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर आप रिलेशन देखते हैं तो लीवरेज का मतलब ये बनता है। हम दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, वो कौन कौन सी लीवरेजेस है जो हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो आगे आएंगी, बट ये लीवरेज का मास्टर फॉर्मूला है। पढ़िएगा जरा एक मिनट। दैट्स परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन, क्या मतलब हुआ दोस्तों? मान लीजिए दोस्तों, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है। अगर मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 10% चेंज आता है तो उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में 30% चेंज आता है। 30%, तो ये फ्रैक्शन कितनी बनी? 3 का मतलब क्या है दोस्तों? इट इज 3/1 एक्चुअली। 3/1 का मतलब है अगर 1% इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो 3% डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा। तो दो वेरिएबल्स के बीच का, दो इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप हम इस तरह से मेजर कर देते हैं, एंड दैट इज टर्म्ड एज लीवरेज। परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी बात को जो फॉर्मूला लिखा है उसे अंग्रेजी में इंटरप्रेट किया है दोस्तों, जरा देखिएगा। इन अदर वर्ड्स, लीवरेज रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल एज अ रिजल्ट ऑफ 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी अगर मेरा लीवरेज इज 3, दैट मीन्स अगर 1% मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल में 3% का चेंज आएगा। क्या ये थीम समझ आती है दोस्तों? अभी जो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ये देखना चाहता हूं मेरी सेल्स कितनी, अगर 10% बढ़ती है तो मेरे ईपीएस में कितना चेंज आएगा, मेरी सेल अगर 10% बढ़ती है तो मेरे ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा। वो सब रिलेशन इस लीवरेज के थ्रू देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है अभी देखना है हमें दोस्तों, बट एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे में कितना परसेंटेज चेंज आ सकता है, दूसरे वेरिएबल को एस्टिमेट करना, दैट इज टर्म्ड एज लीवरेज एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए अगली हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ लीवरेजेस। Operating leverage, financial leverage, and तीसरा combined leverage। Operating leverage, financial leverage और combined leverage। लिख लिया दोस्तों? 2 मिनट के लिए अब सामने एवरीवन, ये अभी हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी दोस्तों। शुरू कहां से हुई थी? सेल्स। एंड कहां हुई थी? ईपीएस। यानी सेल्स मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट था। शेयर होल्डर के हाथ में क्या पहुंचाया? इक्विटी वाले के हाथ में। एक इक्विटी वाले के लिए कितना कमाया, दैट्स ईपीएस। बच्चे
ये स्टेटमेंट को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये स्टेटमेंट दो पार्ट्स में है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये स्टेटमेंट का जो ये हिस्सा है ऊपर से लेके यहां तक, ये ऑपरेशंस का हिस्सा है। ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग रेवेन्यू और ऑपरेटिंग खर्चे। ऑपरेटिंग खर्चों को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, वेरिएबल और फिक्स्ड। लेकिन सेल ऑपरेटिंग रेवेन्यू है और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सब मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। और कंट्रीब्यूशन वेरिएबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज माय टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी। कैन आई सी दैट दोस्तों? यहां तक का सारा डेटा ऑपरेशंस का है। इसके बाद का सारा डेटा अगर आप देखें, ये सारा डेटा फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल मतलब बिजनेस में पैसा कहां से आया। पैसा कहां से आएगा दोस्तों बिजनेस में? डेट होल्डर्स से, शेयर होल्डर्स से। तो जरा देखिए नीचे वाले हिस्से में क्या क्या है। सबसे पहले आइटम क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको दिया जाएगा? तो इंटरेस्ट इज अ फाइनेंसिंग कॉस्ट, राइट एवरीवन। उसके बाद टैक्स तो बेटा सरकार ने ले जाना है। सरकार हमारे बिजनेस से गवर्न नहीं, सरकार तो टैक्सेशन पॉलिसी से गवर्न है। लेकिन उसके बाद अगला नंबर आ रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अगेन कहने से फाइनेंसिंग का पार्ट है। आपने पैसा बिजनेस में रेज किया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, तो उस पर देना है आपने प्रेफरेंस डिविडेंड। और उसके बाद नीचे इक्विटी वालों के लिए क्या कमाया, टोटलिटी में और पर शेयर, दिस ऑल इज इक्विटी फाइनेंसिंग का रिटर्न। तो आपकी ये पूरी इनकम स्टेटमेंट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज ऑपरेशंस एंड द सेकंड पार्ट इज फाइनेंशियल। इज दैट ओके एवरीवन? बेटा ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है सेल से और एंड हो रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। इनके बीच का रिलेशनशिप स्टडी करना, दैट्स टर्म्ड एज ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है जी। फाइनेंशियल की जर्नी स्टार्ट ही हो रही है ईबीआईटी से, कि ऑपरेशंस में ईबीआईटी कमाया, और ये एंड कहां हो रही है? ईपीएस पे। यहां से यहां तक का रिलेशन स्टडी करना इज टर्म्ड एज फाइनेंशियल लीवरेज। तो ये दो तरह की लीवरेजेस जो हम पढ़ते हैं, एक ऑपरेशंस का रिलेशनशिप ऑपरेटिंग लीवरेज, और दूसरा है दोस्तों फाइनेंशियल रिलेशनशिप, फाइनेंशियल फिगर्स का फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल पैरामीटर्स का। एक तीसरी लीवरेज भी है दोस्तों, नाम देखिएगा मेरे साथ। पहले वाली क्या लिखी थी मैंने? तो ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेशंस के वेरिएबल्स का रिलेशन देख रहा है। फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल्स के टॉप से बॉटम तक का लीवरेज देख रहा है। कंबाइंड लीवरेज ये क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो क्या कर दूं? सेल से लेके, बस बेटा समझ गए आप लोग। ये यहां से अगर मैं ये रिलेशनशिप एंड तक का ले जाऊं, दिस इज टर्म्ड एज कंबाइंड लीवरेज। कुछ समझ आया दोस्तों? यानी ऑपरेटिंग लीवरेज बताएगा कि अगर 1% सेल्स में चेंज आता है तो मेरे ईबीआईटी में कितना परसेंट चेंज आएगा। फाइनेंशियल लीवरेज बताएगा कि अगर मेरी सेल्स, मेरे ईबीआईटी में 1% चेंज आता है तो मेरे ईपीएस में कितना परसेंट चेंज आएगा। कंबाइंड लीवरेज बताएगा अगर 1% सेल्स में चेंज आता है तो ईपीएस में कितना परसेंट चेंज आएगा। ठीक है दोस्तों, एवरीवन, चलिए अब लिखना स्टार्ट करें। सो ऑपरेटिंग लीवरेज, degree of operating leverage, DOL. DOL is equal to percentage change in EBIT upon percentage change in sales, upon percentage change in sales, or DOL is equal to contribution upon EBIT.
ये लिखने के बाद अगला बुलेट लिखें, ऑपरेटिंग लीवरेज signifies the operating risk or business risk arising due to operating fixed cost, arising due to operating fixed cost. DOL measures the percentage change in EBIT dependent variable as a result of 1% change in sales. Independent variable. Independent variable. DOL can be 0 or negative, can be 0 or negative, or 1 or more. 1 or more. DOL can never lie between 0 and 1, can never lie between 0 and 1. If DOL is equal to 1, then there is no operating leverage. That is, there is no operating fixed cost. There is no operating fixed cost. DOL represents the ability of an enterprise to magnify the impact of change in sales on operating profit, on operating profit. लिख लिया दोस्तों एवरीवन? चलिए, सो दोस्तों पहली लीवरेज की बात कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, 3 तरह की लीवरेजेस की हम बातें करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एक ऑपरेटिंग लीवरेज, दूसरी फाइनेंशियल लीवरेज और तीसरी इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड लीवरेज। राइट, पहली लीवरेज से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज। और जरा फिर से ऊपर इनकम स्टेटमेंट सोच लीजिए और नाम को सोच लीजिए। ऑपरेटिंग लीवरेज वर्ड का मतलब था ऑपरेशंस के वेरिएबल्स का टॉप से लेकर बॉटम तक का रिलेशन दिखाना। जरा सोच के आंसर दीजिएगा दोस्तों, ये ऑपरेशंस का हिस्सा है यहां तक। राइट, स्टार्ट कहां से हो रहा है, एंड कहां हो रहा है, ईबीआईटी। तो सेल से ईबीआईटी तक का रिलेशन, जो वेरिएबल, जो रिलेशनशिप स्टडी करे, दैट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज। इन दोनों वेरिएबल्स में, सेल्स और ईबीआईटी में, विच वन इज डिपेंडेंट, विच वन इज इंडिपेंडेंट? ईबीआईटी डिपेंडेंट है सेल्स पे, सेल्स से डराइव होकर ईबीआईटी निकल रहा है। तो ईबीआईटी इज लाइक अ चाइल्ड एंड सेल्स इज द पेरेंट।
तो सेल्स है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ईबीआईटी है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर मुझे कोई कहे दोस्तों, ये मुझे मास्टर फॉर्मूला पता है, मास्टर फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन, अगर मुझे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कोई भी लीवरेज बेटा जो हम मेजर करते हैं रिलेशनशिप, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ दैट लीवरेज। जैसे हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बातें करते थे, वैसे ही डिग्री ऑफ पर्टिकुलर लीवरेज हम मेजर कर रहे हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी सेल्स। क्या ये पहला फॉर्मूला समझ आता है दोस्तों एवरीवन? बेटा मैंने एक फॉर्मूला और लिखा है, अभी पढ़ के छोड़ दीजिए। डीओएल इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, अभी पढ़ के छोड़ देते हैं, इसे वापस लाएंगे इस पे। तो डीओएल, पहले ये बुलेट पढ़िए, डीओएल मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी a dependent variable as a result of 1% change in sales independent variable. Can I say that दोस्तों? बाकी इसके ऊपर चर्चा अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।